वैसे तो पिछले 3 दिन में आप लोगों को लगभग हर मुद्दे पर डिटेल में बता दिया गया है कि जब आप कल यहाँ से समाज के अंदर जाएंगे तो आपको कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह की बातें की जाएंगी और आपका वहाँ रोल क्या रहेगा, आपके जवाब वहाँ कैसे रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि इतना भरोसा है कि इतने ऊर्जावान साथी यहाँ थे तो हर मुद्दे पर चर्चा आप लोगों ने कर ली होगी। आपने 3 दिन इतना धैर्य से और इतने सक्सेसफुल ऐसी सफल इस ट्रेनिंग को किया है, उस धैर्य के लिए, उस हिम्मत के लिए, उस समझ के लिए आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं जब भाई डागर को जब गाते हुए सुन रहा था और जब खांडा गेड़ी वाले भाई ने भी सुना था तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि आप असलियत में यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। जब ये देख लिया भगत सिंह हर ने, सुभाष चंद्र बोस हर ने, अशफाक उल्लाह जैसे लोगों ने कि भाई आपा तो फांसी चढ़ गए, गोली खा ली, मर लिए, गाड़ खाई, सारा परिवार कष्ट में रखा, सोचा था अंग्रेजन जो है वो भजा देंगे और अपने अगली पीढ़ियां ने थोड़ा ऐसा समाज, ऐसी संस्कार देवांगे कि अपना देश फिर से वही सोने की चिड़िया, वही दुनिया के ऊपर राज करने वाला बने। लेकिन अंग्रेज तो बड़े चालू निकले, वो तो बड़े शाने निकले, बड़े खतरनाक निकले, घाघ निकले कि उन्होंने तो अब की बार इतना गजब का खेल खेला कि वो यहाँ आए ही नहीं रहे। इन्हीं के भाई बहनों को, काले अंग्रेजों को सौंप दिया अपना सत्ता, और वह सत्ता अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए है ही नहीं है। ना हमारे लिए बात होती है, ना हमारे लिए कोई चर्चा है, ना हम कहीं केंद्र में हैं, पता नहीं कौन है केंद्र में। तो फिर वहाँ कहीं शायद चैन नहीं हुआ होगा ऊपर, तो दोबारा आप जैसे लोगों के रूप में फिर से वापस ऐसे क्रांतिकारी साथी इस टाइम धरती पर आ गए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं तन मन धन से। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि उन लोगों की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं है। और छोटा था ना तो क्रांतिकारियों के चर्चे सुना करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है। भाई भगत सिंह ने कहा बोला मैं तो मरूंगा, और जब मैं मरूंगा तो दुनिया जो है ना वह तब जागेगी, क्योंकि जिंदे आदमी की बात कौन सुनते अपने आड़े। उनके ऐसा महसूस होया उनने कि उसके बिना काम चले नहीं। लेकिन ऐसा माहौल बनता जा रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूं, और जिस नजर से मैं देख पा रहा हूं उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम लोगों को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमें केवल इतना सा करना है कि जिन लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया है, किस चीज का गुलाम बनाया है? पैसे का, है ना? कहां है? मतलब आज के टाइम पे सरकार की बात कौन मान रहा है? सरकारी कर्मचारी क्या कहता है? वो आपको क्या कहेगा जब आप उसे कोई बात समझाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं क्या करूं, मुझे तो नौकरी करनी है। अब समझ में आता है कि हमारे पुरखे क्यों कहा करते कि नौकरी नीच का काम है। नीच काम क्यों है? क्योंकि वो आपके अपने ही भाई की जान को जोखिम में डाल सकता है, सिर्फ नौकरी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ एक पद के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए, सिर्फ किसी की चापलूसी करने के लिए वो अपने ही परिवार को खतरे में डाल देगा। उसकी आंख के ऊपर एक ऐसा पट्टा डल जाएगा कि वो ना प्रकृति को सोचेगा, ना समाज को सोचेगा, ना भाई बंधुओं को सोचेगा, ना भविष्य को सोचेगा, ना अगली पीढ़ियों को सोचेगा। उसको यह लगता है कि बस ये जीवन मिला है, इसमें भोग लूं और फिर उसके बाद जब दुनिया का नाश हो जाओ। इसीलिए नौकरी करने वालों को इन लोगों ने गेम प्लान के तहत इज्जत देनी शुरू करी। अब छोरी का रिश्ता टो है तो नौकरी आड़े हैं। अब भाई
कोई और बात हो, इज्जत देनी हो तो नौकरी आले, चाहे फिर वह नौकरी सिफारिश से मिली हो, पेपर गलती से पास करा के मिली हो, चाहे वह सारे फर्जीवाड़े से मिली हो, चाहे पैसे दे के मिले, बस नौकरी होनी चाहिए। ई वो टेम आ गया जब न्यू कहना कि तू क्या करा करे कि मैं नौकरी पे हूं, सरकारी एक प्राइवेट सरकारी, अच्छा तू सरकारी गुलाम है, तो प्राइवेट गुलाम है। ये वापस कहने का टाइम आ गया कि नौकरी असलियत में सबसे नीच आदमी नौकरी के होंगे। और मैं तो गारंटी से कहता हूं, मैंने तो अपने छोरे तो कह रहा है बैठा होगा, नौकरी नहीं करनी, ना सरकारी ना प्राइवेट, क्योंकि गुलामी है। और ना हमारे घर में कोई आपका दूसरा गुलाम पैदा हुआ ही बात करते। हमारा देश दुनिया को खा के देने वाला देश था, मतलब खाने के लिए देने वाला देश था, उगा के देने वाला, उत्पादन प्रमुख देश था। 48% एक्सपोर्ट, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी राशन पानी कपड़े लत्ते जो कुछ जाया करता, 48% अकेला भारत से जाता होता था 1860 से पहले। जब ये 1600 में, जब 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उसके भी 200 साल के बाद तक हम लोग 48% एक्सपोर्ट हम किया करते थे। और पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% से कम कभी नहीं आए हम लोग। आंकड़े उठाकर देखोगे, और ये हरामखोर क्या कहते हैं गलत मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में भूखमरी थी और अकाल था और हमको अनाज नहीं मिलता था। ये ऐसे गलत आंकड़े पेश करते हैं आपके सामने। कभी भी 24% से कम नहीं रहा था हम लोग 1860 से पहले। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद 1860 के अंदर इंडियन पिनल कोड बना था, आईपीसी पुलिस जो बनी थी। इसका मतलब यह है कि यह पुलिस अपने लिए नहीं है और कदे आपके लिए काम करा हो पुलिस ने तो बता दो। वो नेताओं की रक्षा करेगी, अपराधियों की रक्षा करेगी, अपराधियों को कानून से बचने के रास्ते बताएगी और हम लोगों को छोटी सी बात के अंदर उलझा करके रख देंगे। समझ रहे हैं? और ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। जो हमारे गांव में बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, वो लोगों को तो उन्होंने टेलीविजन में उलझा करके रख दिया। और अब मालूम नहीं हमको कैसे, हमें नहीं पता था कि हम कैसे करेंगे जागरण। हमारे साथी हैं, बहुत क्रांतिकारी साथी, अपना पूरा जीवन दे दिया। नरेंद्र भाई पीछे बैठे हुए हैं, मतलब वो हमेशा ऐसा बोलते होते थे कि ये जागरण का काम जो होगा हमारा कब तक चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ऐसे जागरण होते रहे, कितने दिन दूर है हम, ऐलान तो करना है बस एक दिन। एक बार पहले हम समझ जाएं। मैं आपको आज की बात बताता हूं, मतलब आप लोगों से जो हिम्मत मिलती है मैं उसकी बात बता रहा हूं। जानबूझ के मैंने आज एक कानून तोड़ा योजनाबद्ध तरीके से। दिल्ली से चंडीगढ़ से चला, मैंने कहा मतलब चंडीगढ़ से निकलते ही जीरकपुर के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा पानी पानी तैर रहा है। मेरी वह गाड़ी भी सी गदी सी है, कदी निचरी है, वो अपना लटक की न्यू कर रहे। अब कोई बात नहीं, लिकट के चलो जैसे तैसे करके ना, देखा तो नीचे से भी टूट लिया, आगे से भी बोनट सारा अपना किनन का काम हो गया। और थोड़ी सी दूर आगे निकला, जैसे ही जीरकपुर से गया 15 किलोमीटर में टोल आ गया। मयो अच्छे भाई, मतलब अपने स्टेशन भी कराओ, टोल में भी पैसा, अपना गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के टाइम भी रोड टैक्स दो, फिर पेट्रोल डीजल में 200% टैक्स दो, फिर हर किलोमीटर के 2 रुपये टैक्स चलने का दो। 2 रुपये पड़ता है लगभग 1.5 से 2 रुपये अगर आप चलते हो जब। खैर हमने तो भाई दिया नहीं फिर एक भी टोल, उड़ ले गए अब तक। यहां आके फंस गए यू ना, पानी पताले पे करनाल वाला भी मान गया, पानी पताला आकड़ गया, नो बोला देना पड़ेगा। मैं बोला भाई एक बार सुन ले, टोल है रोड का और रोड नहीं है एक भी ठीक। मैं वहां तक चला, मेरा रोड ठीक नहीं मिला, मैं कौन दे हूं? मैंने कौन कहा मैं किसान यूनियन का आदमी हूं, मैंने कौन कहा मैं जनता से, मैं कौन दे भाई टोल, क्योंकि तेरा रोड ठीक नहीं है। बोला सरकार तौलज, सरकार तो पीछे लेने तेरे जरिए आ रही है मेरे पास, तू ले रहना सरकार के भी, आपका मैं कौन दे भाई, चक्कू से कर ले। ने बोला इब तो ले बैठूंगा, मगर नु काम कर तू
FIR करा मेरी, और मैं सीधी गाड़ी उनके उसमें मार के बैरियर में तो सीधा तोड़ा। मजा इसी किसी कराओ। मैं ये हिम्मत कैसे मेरा न्यूज जी कर रहा है, जाके किसी न किसी टोल पर, अरे किसी की गिट्टी पकड़ कर न्यू बताओ क्या कह रहे हो? मतलब छोटी सी बात है यार। अस्पताल में चले जाओ, हमारे बालका का इलाज नहीं होता। स्कूल में चले जाओ, हमारे बालका का न्यू करके करना पड़ेगा, न्यू पढ़ना पड़ेगा, न्यू क्यों पढ़ना पड़ेगा। और किस स्कूल में बढ़िया, कौन उसमें बढ़िया, उसमें कौन उसमें बढ़िया, उसमें कौन उसमें बढ़िया। सारी उम्र हम अपने बालका ने ठाए ठाए धक्के खाते फिरन लाग रहे। और फिर आखिर में के अगला पेपर देना पड़ेगा। एक पेपर बताओगा हमने, वह पढ़ाई हमने बतावेगी। उस पढ़ाई में क्या लिख रहा है कि भारत की खोज किसने करी थी, मतलब भारत खोजा था वो किसे ने। अरे तेरा फूफा सारी दुनिया ने खुआया करता जब तुम लोग वास्को डी गामा जबाड़ा आया था, उस तब पहले का वह पढ़ाई, उस पढ़ाई का रट्टा मरवाना हमारे बालका पे। और न्यू कहे कि या पढ़ाई पढ़ोगे, रट्टे मारोगे, दिन रात पागला की तरिया लगे रहोगे तो 10 लाख फार्मा में तो कितने 2 से 4 से बड़का गाड़ी सिलेक्शन होगा। ये तो कह रहे हैं सिलेक्शन रेट क्या है, अगर हिसाब लगाओगे ना 0.001% सिलेक्शन रेट है किसी भी भर्ती का। इसका मतलब हमारा बालक, इसकी गारंटी है कि 99.999% बालक फेल होगा। ऐसे तंत्र के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं। मतलब घर तो उठते चला, हाँ टैक्स देने तड़के से लेके सांझ तक एक सिंगल चीज नहीं। उसका कारण एक है कि सारा का सारा कब्जा उन अंग्रेजा ने अपने इन काले अंग्रेजा के जरिए अपना हाथ में कर लिया। और समाज के लोगों को उन लोगों ने लालच, डर और मतलब किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में फंसा करके अपनी तरफ कर लिया। आप देख लो, जो खाप पंचायतें थी अपनी, जो दूसरे संगठन थे अपने, वो क्या करते हैं। मैंने देखा, मैं टीचर था, सरकारी टीचर था, हमारी यूनियन थी। एक यूनियन जिसने हमारा चुनाव, हमारा आंदोलन लड़ा, वो कम्युनिस्टों की यूनियन थी। जो पहली बार हम नौकरी लगे 2004 में, तो 2005 में उठा की सरकार के खिलाफ हम खड़े हुए जब रोहतक में आके, और महावीर पार्क में परमानेंट डेरा गाड़ लिया 3 दिन के लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उन दिन अपनी यूनियन का। 2005 की बात बताऊं मैं। उस टाइम पर उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, हम रेगुलर हो गए, हम पक्के हो गए। पहले नियम में था भाई पहले 2 साल कच्चे रहेंगे, फिर सारा पेपर लेंगे, फिर देखेंगे। ये उठा गया था। हमने फिर जाके उसकी अपना गिट्टी पे कपड़ा गोडा दया तो मान गया हूं, बट ठीक है, तुम जिदन तक लाके उदन तक पक्के, देखी जाओ। हम पक्के हो गए। हमने देखा थोड़े दिन के बाद हमने पता चला कि जो यूनियन हमारी लड़ाई लड़ रही थी, उसी यूनियन के कुछ ऐसे लोग पकड़े जिनमें थोड़ी वाक कला थी, थोड़े बोलना जाने थे, थोड़ा चेहरा बन गया। जो जैसे मान लो आप स्टेज मिल जाए जिसने, तो उन्हें देख लें, अग भाई देवेंद्र तो मानता नहीं, सुनील तो मानता नहीं, नरेंद्र तो मानता नहीं, सुशील तो मानता नहीं, ये तो बालक इसे हो गए, ये तो काबू को ना रे हैं, ये तो न्यू कहना ना जो सबके लिए होगा वो करांगे। तो फिर वो उसके नीचे ऐसे आदमी काट ले जिसकी कोई पुरानी महत्वाकांक्षा दब रही हो, और उससे कहते हैं तो एक काम कर, तू बना यूनियन, और तेरी यूनियन ने लेकर 5 आदमियों ने तू मांग रख हमारे आगे। अगली जो हमारी मांग रखी, फिर हमारी प्राइमरी की यूनियन बना दी न्यारी, मास्टर तोड़ के ने। फिर मतलब लेक्चरर की न्यारी बना दी, पीजीटी की न्यारी बना दी, प्राइमरी वाला की न्यारी बना दी, एससी की न्यारी बना दी, उसे में तो ओबीसी काट दी, उसे में तो मतलब जर्नल काट दी, उसे में तो न्यारे ब्राह्मण काट दी, उसमें तो न्यारे। मैं तो देखने लग रहा कि आज हमारे 19 यूनियन है मास्टरों की। मैं उस डिपार्टमेंट का हूं। जब रोडवेज आ रहा कि जब हड़ताल चल रही थी 2018 में, जब काट काट फेंके थे बाहर, हम गए उन दौरे मिलन खातर, मगर भाई इकट्ठे होकर लड़ो ना। वह बताओ बोला 14 यूनियन, हमारी 13-14 यूनियन। जब करनाल में आंगनबाड़ी वाली बैठी थी 2021 में, हम जाके बैठे, मगर चलो हम इकट्ठे होकर लड़ांगे। ने बोली 23 यूनियन है हमारी। आप उन ट्रांसपोर्ट वाला दौरा चले जाओ, आप और किसी दौरे चले जाओ, मतलब कोई किसी नाम तक कोई समाज ऐसे बांट के खड़ा कर दिया।
और ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ऐसा दिखने लगा कि मैं आपका कति सामने खड़ा हुआ दुश्मन हूं। मुझे वो दौर याद है जिस टाइम पे अगर अपने गोत्र के पीछे जाटों के बालकों ने अपने गोत्र के पीछे अरोड़ा लगाना शुरू कर दिया था, जिस टाइम पे यहाँ दिल्ली में कमरा ले हुए थे, क्योंकि जब किसी न्यू बेरा लाग जाए यो दैया है यो उड्डा है, उन्हें कमरा बंदे हुए थे। ये माहौल बनाया इन लोगों ने कि मतलब जाति आपकी दुश्मन है ऐसा फील करना लग जाए, धर्म आपका दुश्मन है ऐसा, मतलब दूसरे अगर किसी और परमात्मा को मानने वाले लोग हैं तो वो आपके दुश्मन है, ऐसा माहौल बनाया ताकि हम लोग इकट्ठे होकर के कभी लड़ ही ना पाए, कभी मुद्दों की बात कर ही ना पाए। कदे किसी सरकार ने बजावा, पिछली सरकार ने बजाने का हमारा इस्तेमाल कर लेंगे, इब क्या को दूसरी पार्टी आओगी वानु कह देगी कि ना भाई इब या बजाने पड़ेंगे तो हमने किलकी मार के नहीं भी इनके खिलाफ हमने फिर मारे वर्गा ने फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इनकी बारियों ने निर्णय लिया है जनता सरकार मोर्चा ने कि इब के पॉलिटिशियन के हाथ की कठपुतली नहीं बननी है, जो कर ये हमारे इस्तेमाल करने लग रहे इतने साल हो गए, इब के जनता इनकी गैर पॉलिटिक्स करेगी, कति 100% बात है। इन्हें मेरा भी नहीं लागण देने इनका कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपने कल की बात बताऊं, अरे वो भाई बैठा हो तो मैं तेरा नाम नहीं लेता जान के, डीसी ऑफिस से एक छोरे का फोन आया, वो बोला मैंने मिलना है डॉक्टर साहब आपसे। मैं कहा भाई मैं तो सवेरे आ लूंगा। नो बोला आज ही मिलना है। मैं कहा ईसा क्या हो गया आज ही मिलना है यार, तू इसे आज मिलना ईसा कल ने। नो बोला मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पलवल से, मगर डीसी दफ्तर में था। मगर हाँ, मगर फिर सवेरे नहीं आंदा, भी शाम 5 बजे आऊंगा। मगर तू डीसी दफ्तर में होगा सही, मार तो रही तने डीसी बैठे बड़ा तो ओ भाई कहने लगा, बोला मैं बोला नाम तो बता दे। बोला जी मैं पलवल से हूँ। वो सारी बात बताओ, मेरा बेटा नाम नहीं बताओ है। फिर उसने नाम बताया दिया, मैंने जो थोड़ा कड़ा बोला। उसके बाद मैं व्हाट्सएप कर दे जो सी बात हो ना कहनी हो, और उसके बाद देखूंगा। मेरे व्हाट्सएप पर मैंने अपना परिचय देते हुए आपको डर लगता है। मैं बोला अरे तू डीसी दफ्तर में बैठा, डीसी तू मालिक मारे जिले का, तुमने मारती है अपना पता देने में इतना डर क्या लगा भाई। लेकिन वो असल में क्या कर रहा है, वो पूछा आपका जनता सरकार मोर्चा का क्या मकसद है, मेरे से वो पूछ रहा था ऑफिशियली। मैं बोला मगर मने नहीं बेना भाई, बोले कुछ तो होगा, मगर तू एक गलत काम कर उसे के खिलाफ बोलने का काम आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि जनता के खिलाफ नहीं बोलना है, ठीक है। और जनता इस देश की मालिक है, यो काम है हमारा बस कि हम मालिक हैं, और तुम जो डीसी दफ्तर में बैठे थम हो नौकर, मारत तनखा ले हो, जितनी गाड़ी जितना बनाई हुई 2-2, 5-5 एकड़ की जो सी कोठी मिल रही है ना, या इतनी बड़ी कोठी डीसी ते न्यू दे जाग रहा है कि भाई इतने लोग हैं पूरे जिले के, जिसने भी समस्या हो दफ्तर में जाने का टाइम ना हो तो रात बिरात ना उड़ा कर बैठ जाओ, 24 घंटे की ड्यूटी हो है। लेकिन इतने आरामखोर हैं, पंडे नहीं पब्लिक ने, इन्हें बतावांगे तो एक बार आ जो टाइम कि तू लकड़ के ऊपर गया आदत है बना उड़ा, लोग बुक भरे भरे लकड़ जा कितने हो, एक हफ्ते बाद भरे हैं, और किस तारीख ने इतने बजे उड़े था। मेरे वर्ग आदमी जो जावे, आप वर्ग आदमी कोई नॉर्मल काम का आदमी जावे ना, उससे इतनी हिम्मत देनी है अपन है कि जब डीसी दफ्तर में जावे ना तो डीसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उससे मिलने नाट जा बेरा लगना चाहिए। गांव में तो कोई आदमी आ रहा तो बाजा है, डीसी मिलना जरूरी है। जिस दिन नहीं मिला ना आधे घंटे के अंदर अंदर तो नहीं समझ लो फिर जनता सरकार मोर्चा आ लेंगे आधे घंटे में जिले में। ईब जो अपन करना है यहां से जाने के बाद जो असली मुद्दा है, देखो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे जब, जिस दिन ये लगने लगा सरकार को आपसे डर लगने लगा है, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पलवल के अंदर अपनी ट्रेनिंग के लिए या तीसरी जगह है, तीसरी, पहली 2 जगह कैंसिल करवाई, पुलिस भेज के सीआईडी भेज के मालिकों को ये कह के कि जनता सरकार मोर्चा का कार्यक्रम होगा तो तेरी मान्यता यद हो जाएगी। खौफ देख रहे हो, मारी बताई हुई वीडियो अगर कोई ग्रुप में डालता है और उसमें कोई सरकार का आदमी बैठा हो, तो मैंने बताई थी, परसों भी बताई थी, जो आदमी नए हैं उनके लिए बताता हूं,
सीएम हाउस से फोन आता है अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए। अब जनता सरकार मोर्चा की वीडियो डिलीट करो, बाकी किसी भी चाली जाओ, क्योंकि उनका ना तो समझ में आ रहा है इनमें तक कौन से ना मैनेज करा, ना जो समझ में आ रहा है किसने खरीदा, ना जो समझ में आ रहा है भाई विधायक बनने का सांसद बनने का लालच कौन से देवा, नहीं समझ में नहीं आ रहा इनका। और कह छिक लिए इनके जाल में फंसते नहीं तो पहले माँ बाप के पावा। ये बापा जब गांव के अंदर जाएंगे तो अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किससे बात कर रहे हो, यह सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो व्यक्ति आपके लिए व्यर्थ है, फिजूल है और उससे बात ना करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज उससे बात करने का कोई टाइम नहीं है। उन्हें चेक लेने दो एक बार अपनी पार्टी है ना, लेकिन उसके आगे सवाल जरूर छोड़ दो जितने हमारे सवाल हैं कि तेरे वाली पार्टी का आदमी इस मुद्दे पर बोलेगा कि नहीं बोलेगा, एक बार देख तो लिए, क्योंकि बर्बाद तो तेरा थोड़ा भी होने लग रहा है, बर्बाद तो तेरी औलाद भी होने लग रही है। अन्याय जब उसके साथ होता है जिस टाइम पे यो बीमारी वाला दहशत वाला माहौल फैला और जिस टाइम ऑक्सीजन के सिलेंडर की बारी आई तो एमएलए एमपी मारे आदमियों द्वारा फोन करके कहा कर दे, अरे सिलेंडर दुआ दिन बला रहा साहब, मखा जावे ना उसके तले जाके जिसके जाकर 24 घंटे उससे पूछना है बोला इनका बस का कुछ को नहीं, मगर वैसे फिर इतने तो नए तक के खान लग रहे, इतने रुपये फूक ले क्या के नाम के। अब जो व्यक्ति किसी ना किसी भावना के साथ पहले से जुड़ा हुआ है और वो भावनात्मक व्यक्ति है, उसके साथ बिल्कुल बहस मत करो, आगे चलो, अगला व्यक्ति ढूंढो, अगला ढूंढो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो खास तौर पे इस लोन वाले केस में और मुद्रा वाले केस में जो बर्बाद हुए पड़े हैं। यकीन मानिए अगर 20 लोगों का फोन आता है उनमें से 13 लोग वो हैं जो योगी या मोदी के कट्टर भगत हैं। मैं बोला मखा पहला न्यू बताओ, जब वो फोन करा है तो मखा कति नाश हो गया। मैं उससे पूछू कौन सी स्टेट तय, यूपी तय, मखा न्यू बता भगत कौन सी पार्टी का है, योगी जी को सपोर्ट करते। मैं पूछ न जाके, उन्हीं की तो पुलिस आती है, उन्हीं की पुलिस घड़ा डंडा देवर फिर भी योगी जी को सपोर्ट कर रहा है। अरे कम से कम ईब तो पूछ लो अपने नेता तय कि तेरे को सपोर्ट करने का मतलब ये है क्या कि मेरे घर में पुलिस भेजेगा तू, क्योंकि पुलिस उसकी आदेश के बिना आ नहीं सकती। अब मैं जब ये देखता हूं तो हम उसको ये बोलते हैं कोई बात नहीं, मतलब तेरा जब मामला निपटा दे हम फिर भी योगी जी को सपोर्ट करेगा कि ना, फिर बिल्कुल नहीं करा, फिर क्या करेगा, फिर आपको करेंगे, मगर हम तो लड़ते नहीं चुनाव, फिर जिसको आप कहेंगे उसको लड़ देंगे। मगर अच्छा तो तना काम कटवाना है, हमने पता है, इतने बोले हम भी नहीं, हाँ लेकिन कोई बात नहीं तेरी मदद करांगे, टेंशन ना ले। हम इस बात को देखे बिना कि सामने वाला कौन सी जात का है, कौन से धर्म का, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का, उसने पीछे आपका साथ दिया था कि नहीं दिया था, आपने उसका साथ देना है। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा ऐसा मानना है कि वो आप देवांगे, उसको जैसा ठीक लगा उसने किया। हमारी तरफ से क्या मानना है कि जब हम जीव कल्याण की बात करेंगे तो हम उसके कल्याण की भी बात करेंगे जिसने कभी हमारा नुकसान किया था, जो कभी हमारे को गालियां दे रहा था या आज दे रहा है, देने दो उसने। वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड आदमी गाली देता है कभी भी, मौज में जो आदमी होता है वो किसी को गाली नहीं देता। गाली देने के लिए, जबान पे आने के लिए पहले अंदर में गाली भरी होनी चाहिए, भरी होगी तो निकलेगी। और वो सिर्फ आपको नहीं देता है, उसके घर जाके बैठ जाइयो और तड़के सांझ अपने बापू भी देता पाओ और अपनी औलाद ने भी देता पाओ, उसका ये काम है बेचारेगा, क्योंकि उस पर है बात, फ्रस्ट्रेशन के अलावा उस पर कुछ नहीं है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलो तो पहले ये देखो वो कौन से महकमे का आदमी है, क्योंकि अगर उसका महकमा अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप उसको समझा नहीं पाएंगे। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मुझे कोई ये कहे कि मुझे खेती के ऊपर डिटेल में समझा दो, तो मैं उससे कहूंगा भाई मोटा मोटा तो मना हुआ है, ज्यादा तो पता सुनील भाई ने है, इससे पूछूंगा मैं,
है ना। आयुर्वेद की बारी आओगी तो हमारा एक नरेंद्र साथी है, उससे पूछांगे, हमारा सुशील साथी है, उससे पूछांगे, लेकिन मेरे पे इतना ज्ञान नहीं है। मेरा एजुकेशन का पूछ लो, कौन सा कमीशन कदाया, कौन से कमीशन ने क्यों कर नाश कराया, टैबलेट क्यों कर नाश करेगी, बड़का का नाश क्यों करो होगा, स्कूल में क्या हो रहा, मास्टरा में क्या हो रहा, पैसे क्यों कर खाए जा रहे हैं, स्कूल कैसे बेचे जा रहे हैं, वो मेरे को पूछ लो, मैं सारी बता देंगे। तो अब मोटा मोटा अपने को सारा पता होना चाहिए कि वो कौन से तबके में खड़ा है। तो इसलिए पिछले 3 दिन की इस अपनी घटना का अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बारी, है ना, कि भाई अपन के सीखा, उसमें से कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं पता चलेंगी। 4 तबके आप लोगों के आसपास रहते हैं, 4 तबके मोटा मोटा तौर पे। एक तबका है जो बिजनेसमैन है, दूसरा तबका है जो नौकरी करता है, सरकारी या प्राइवेट, तीसरा है जो मेहनत मजदूरी करता है, जो कोटे से राशन लेता है, और चौथा है व्यापारी। व्यापारी बोल दिया गया, दुकानदार, बिजनेसमैन बोल दिया, कौन सा रहेगा चौथा? और किसान, है ना। किसान वाले मुद्दे पे मेरे ख्याल सुनील सारे ने सुन रखा होगा सुनील को। फिर भी मोटा मोटा एक बात बता दें कि किसान की बर्बादी कंपलसरी सब्जेक्ट है सरकार का, और सारी सरकारों का है, यह भी बता दूं। किसान आबाद हो गया तो वो अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसलिए पहले किसान को डॉक्यूमेंट में फंसा रहे हैं, उसके खाते में पैसा डालना, उसका आधार कार्ड कनेक्ट करना, उसकी प्रॉपर्टी आईडी, उसकी जमीन की आईडी, उसके ट्रैक्टर का मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस जबरदस्ती उसका बीमा क्लेम, जिस टाइम उसको बारिश की जरूरत नहीं उस टाइम बारिश करवाना हार्प टेक्नोलॉजी से, जिस टाइम बारिश की जरूरत है उस टाइम पे बारिश ना होना। यो तो राम जी मारी गेल है किसान के साथ। अगुए जो षड्यंत्र करा उसने ऊपर तक फिर अपनी बारिश करके फिर दो दे है, नहीं तो ये तो ट्राई तो पूरी कर रहे हैं कि किसान किसी भी कीमत पे फसल ना उगा पाए, और साथ के साथ खर्चा तो पूरा हो उसका, लेकिन कमाई के टाइम पे मतलब उसे चीज का दाम, आज टमाटर का दाम 150 रुपये है ना शहर में, और जब किसान जब बेचन जाओ तो 1.5 रुपये भी नहीं बनता, तब उसको वो अपने खेत में बाना पड़ा है। कितनी कमाल की स्ट्रेटजी है इन लोगों की। गलती क्या है कि जो लोग खेती नहीं कर रहे ना वो नहीं बोलते उसके लिए। तो कल कुलदीप भाई आए होंगे तो आईटी टीम के लिए आप लोगों को बताया होगा कि बोलने का तरीका। आप लोग जब कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमारी पोस्ट है उसको तो शेयर करो ना करो, समझ गए ना। मतलब किसी एक आदमी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, किसी को भी, ना मुझे ना किसी और को। लेकिन जो मैटर हमने लिखा है फेसबुक पे या किसी और जगह पे या ट्विटर पे, उसको कॉपी करके अपनी पोस्ट पे जरूर लिखो। वो आपकी ओरिजिनल पोस्ट लगनी चाहिए कि ये आदमी जो है वो, या उसको भाषा बदल के अपनी बात बनाओ, उसको वो आपकी बात होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो खेती नहीं करता उसके लिए किसान जब बोलेगा, और जो किसान है उसके लिए जब खेती ना करने वाला बोलेगा, तब इनके सरकारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी शुरू होगी कि यार ये तो सारे आपस में एक दूसरे के लिए बोलने लग गए। ये तो उसी महकमे से भी अलग अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हम इन सारों को एक तरह से जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अपना काम है समाज की हर उस गलत चीज के लिए बोलना। कई बार ऐसा बहुत बार होगा, आपसे पूछेंगे, मेरे तो पूछेंगे, बोला जब 1984 जब तुम के करा था, अरे मगर जब तो मैं कचनी कचनी फिर करता, मैं क्यों कर बोलता उस टाइम में है। वो मान लो जो आज मेरे सामने हो रहा है मैं उसी को तो बोलूंगा ना। मैं आज से 20 साल पहले 50 साल पहले की बात का जवाब कैसे दे देंगे हम, लेकिन फिर भी चलो आईटी टीम में हम एक एक बात का जवाब देना आप लोगों को सिखाएंगे, समय के साथ साथ आपको बताएंगे। सेशन कल लिया ही होगा। अब किसान के पास अपना बीज नहीं बचा है, किसान के पास अपनी फसल का बेचने के लिए मंडी नहीं बची है, तो किसान आने वाले टाइम में कहां जाएगा? किसान के पास भी कोई विजन नहीं है, और किसी किसान संगठन के पास विजन नहीं है। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने भाई विकास सिस्सर है उसके नेतृत्व में किसान विंग अपनी अलग बना दी, भारतीय किसान संघर्ष समिति JSM। वो पहले से किसानों पे काम कर रहे थे। तो आने वाले टाइम में हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करने वाले हैं, जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं
कि किसान की जो खेती है उसको बाकी चीजों के साथ कैसे कोऑपरेटिव वे में जोड़ा जाए। बाकी चीजों के साथ कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि एक किसान है जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, एक के पास 3 एकड़ है और एक के पास 2 एकड़ है, 10 एकड़ हो गया। तो अगर हम एक कंपनी बनाते हैं जिसमें 5 एकड़ वाले का 50% हिस्सा है, 3 एकड़ वाले का 30% और उसका 20%, उतने बराबर के रेशो में हिस्सा हो गया 100 में से कंपनी की मालिकाना। अब यदि किसान लेता है बैंक से लोन तो किसान की जमीन कुड़की होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। अडानी के 10,000 करोड़ भी अगर एनपीए हो जाते हैं उसका कुछ भी कुड़की नहीं होता, है ना कमाल की बात। तो अब किसान लोन नहीं लेगा सरकार से, वह कंपनी लोन लेवेगी, है ना। किसान होगा हमारा अगला अडानी। फिर आने वाले टाइम में अगर आप लोगों ने मजबूती दिखाई, अगर इस प्रदेश के अंदर हम लोग उस जगह पर पहुंच गए कि हमारी बात, जैसे ही हमने बात कही और गांव के हर गली तक पहुंचने लग गई, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जनता सरकार मोर्चा ऐलान करेगा कि जब तुम अडानी, अंबानी, मालिया, नीरव मोदी समेत जितने भगोड़े हैं और जितने एनपीए हुए थे, पैसे लेके भागे थे, जब तक उनका सारा पैसा वापस नहीं आता कोई आदमी अपनी 1 रुपया किस्त नहीं भरेगा, किसी लोन की 1 रुपये की किस्त नहीं भरेगा। हम नहीं कहते, हम नहीं देखते, हम अदा करने से मना नहीं करते, लेकिन ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा कि गरीब आदमी जिसकी 10 लाख रुपए की जमीन, उसको 70 हजार रुपए में आप हड़पना चाहते हो, ये नहीं चलेगा भाई। हमारे पास जमीन बेशक ना हो, लेकिन हमने दिखा तो है कि हमारे बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। अगर ये मेरा समाज ही बर्बाद होगा तो मेरे पे क्या बचा फिर। हम क्या करेंगे, सरकारा का, पार्टियां का, रपियां का, घरा का। जब गांव के अंदर जब अकाल पड़ेगा, जब रोटी नहीं मिलेगी, तो भूखा आदमी सबसे पहले वहां अटैक करेगा जहां सबसे ज्यादा अनाज होने के चांस दिखाई देंगे। तो इससे बढ़िया कंगले होगा उनकी गिल्लाए खड़े हो जो भाई चलो इकट्ठे लड़ लेंगे। अब ये किसान के लिए अपने को बोलना, मजदूर के लिए अपन पहले ही बोल चुके हैं कि राशन के कोटे का जो राशन आता है उसके अंदर अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आपने हेडिंग सुनी होगी, पूरी स्टोरी छपी थी कि ये फोर्टिफाइड राइस है, इसको प्लास्टिक का राइस ना समझें। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सबने, सारे जागी हुई आत्माएं हैं, सबने लगभग देखा होगा। इतना केमिकल, मतलब अगर आप किसी एफसीआई वाले बंदे के पास चले जाओ, हमारे पास अपनी टीम में लोग हैं एफसीआई से, वो जब बताते हैं हम उनको बताते हैं फोर्टिफाइड कैसे देते हैं ये, वहां तो लिखा है कि आपको पोषण देने के लिए है, लेकिन असलियत में क्या है, आपके पास ऐसा केमिकल आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। भाई अगर वो पौष्टिक है तो बच्चों को खिलाओ, लेकिन उसमें लिखा है बच्चों की पहुंच से दूर रखें और सारे पानी के अंदर उस केमिकल को डाल के और सारे चोर उसमें धोएं। समझ रहे हो? उसका असली वह कोटिंग जो है, वह कोटिंग उस केमिकल की है जो आने वाले टाइम में कोटे से राशन लेने वाले हर आदमी को कैंसर होने वाला है। और इसीलिए आपने 2 साल पहले की वह खबर देखी होगी, कितना कमाल की चीज है कि जिस टाइम पे इंजेक्शन आता है भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, जिस टाइम पे फोर्टिफाइड राइस की बात आती है, उसी टाइम पे अखबारों में आता है कि भारत के 90% युवा 2050 तक नपुंसक और बांझ हो जाएंगे। उसी टाइम खबर आती है कि 2025 तक 85% लोगों को, भारतीयों को कैंसर हो चुका होगा। ये अचानक इत्तेफाक नहीं है भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहां भी रिलायंस ने या फिर बड़े बड़े जो बड़े अस्पताल हैं, कैंसर के अस्पताल जहां भी बना रखे हैं, जैसे ही यह बीमारी स्टार्ट हुई थी उसी टाइम उन अस्पतालों ने 3-3, 4-4 मंजिलें बनानी स्टार्ट कर दी थी कैंसर के। उनको मालूम था कि आने वाले टाइम में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है। हिसाब आप लगा लो कहां से आ रहा है। तो वो जो आदमी, गरीब आदमी है गांव का, वो भी देखो, उसको ये कहेंगे थोड़े दिनों के बाद कि तुमको राशन नहीं मिलेगा, जैसे हमने आपको सब्सिडी के पैसे आपके खाते में आ जाया करेंगे। तो जैसे सिलेंडर के पैसे आते हैं आजकल, ऐसे उनके आएंगे। आवे यार 10 पीसे आवे, कदे 15 पीसे आवे, तो न्यू थोड़ेगा
आवे पक्का आवे, चाहे आओ 10 पैसे, लेकिन है ईमानदार सरकार है, जितना भी सब्सिडी बना उतनी तो देव है। तो उन्होंने वो क्या करने वाले हैं, वो सब्सिडी भी उनकी बंद हो जाएगी। जब सब्सिडी बंद हो गई उसके बाद काम उनके पास है नहीं, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं डिलीवरी का काम भी रोबोट करेगा, खेत में पानी देने का काम भी रोबोट करेगा, बीज बोने का काम भी रोबोट करेगा, फसल काटने का काम भी रोबोट करेगा, लोडिंग का काम भी रोबोट करेगा, अनलोडिंग का काम भी रोबोट करेगा, थ्रेशरिंग भी रोबोट करेगा, जमीन को समतल भी रोबोट करेगा, पानी निकालना, जो भी काम है खेत में, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, बिल गेट्स और ये बीज कंपनी वो कहती पूसा, उसमें वो आके बोल के ही गया है कि हम लोग नए बीज आपको देने वाले हैं। तो ये सारा काम जब रोबोट करेगा तो मजदूर के पास करने के लिए कुछ है नहीं, और अनाज उसको फ्री का देंगे नहीं। वो फ्री का अनाज बंद किया जाए, इसीलिए आप लोगों के दिमाग में जहर डाला जाएगा कि हम टैक्स वाले पैसों का अनाज इनको क्यों दिया जाता है फ्री में। हालांकि ये बहुत गलत स्कीम है। उन गरीबों के बीच जाकर के जब हमने पूछा उन लोगों से कि आप क्या चाहते हो, फ्री का राशन, फ्री की दिहाड़ी या फिर काम, एक भी गरीब आदमी ऐसा नहीं मिला भाई साहब जिसने ये कहा होगा हमने फ्री का चाहिए। वो ये कहते हैं हमने कौन चीज दो, हमने काम दो, हम तैयार हैं करने के लिए, काम करके स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। और ये काम केवल तब संभव है जब मशीनों को निकाल करके और हम लोग दोबारा से अपनी पशु आधारित खेती, गाय आधारित खेती, बैल आधारित खेती के ऊपर काम करना शुरू करें। क्योंकि आप देख लीजिएगा, वो कहता मशीन से काम जल्दी हो जाता है, तो जल्दी होने के बाद उस फ्री टाइम का आप क्या करते हो? किसान का काम जल्दी हो गया, उसके 3 लड़के थे, तीनों लड़के क्या करते हैं उस फ्री टाइम में? गाड़ी ठहके शहर जाओ है, एक तो सामने दारू पिया हुआ है, एक इंजेक्शन लेगा हुआ नशे का, दूसरा छोरिया के पाछा पाछा चक्री काटे पूरा दिन, यही तो काम करा है वो। या फिर इंस्टाग्राम पे रील देखा है, या फिर वीडियो, या फिर फेसबुक पे बकवास करे, फेसबुक लाइव आवे, कमेंटा का जवाब देने पर लगा रहा है, काम तो कुछ नहीं करता अगला। गणत गणा के होगा, बापू पे रुपये ज्यादा होंगे तो रुपये ठाकर शहर में आ जाए, वो शहर में आके क्या करा है? अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं और यूपीएससी की तैयारी का फेलियर रेट क्या है? 99.99% वो तय है, उतने तो फेल होंगे। मतलब आपको जमीन से दूर करने के लिए ही आपके बच्चे को जल्दी काम करने का लॉलीपॉप दिया गया। वो केमिकल डाले गए तो फिर भी नीलगाय से बची रहेगी फसल। अगर ऑर्गेनिक खेती करोगे तो नीलगाय खा जाती है, अगर आप किसान के पास जाओगे तो, क्योंकि नीलगाय का जंगल तो इन्होंने पहले काटा, अपने को जंगल पे भी वापस लाना पड़ेगा। अब पानी सारी सप्लाई कहां से आती है? टंकी की आवे सारे गामा में। अब ये टंकी में क्या डालते हैं? लाल दवाई डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। वो क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। आप में से कोई बताएगा पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या है? कोई एक आदमी वैसे ही बोल दो चिल्ला के। इन्होंने कहा पानी साफ करना, इन्होंने कहा कीटाणुनाशक। असलियत में पोटेशियम परमैंगनेट 6 महीने में या साल में एक बार डालनी होती है। उसका काम है जो कुएं के चारों तरफ या उस जगह पर जो काई जमी हुई है उसके लिए, सिंपल उसको खत्म करने के लिए उसका काम है, और वो भी सिर्फ एक बार। और ये कहा जाता है कि जब डाल दी है तो उस टाइम पे मत पियो उस पानी को। लेकिन यहां तो आपकी टंकी में रोज की रोज हर हफ्ते डाल रहे हैं कि आपको मालूम है उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। किसी ने रिसर्च नहीं करी, किसी भाई ने रिसर्च नहीं करी। समझे ना बात? मतलब बहुत रेयर आप लोगों को बताया जाता है। अब अगर वो लाल दवाई में किसी दिन मान लो किसी ने जहर की पुड़िया गिर दी, फिर सारा गुण बलोट्या नहीं पाओगा भाई। पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपायर हो गया था, सरकार ने तो इतना कहना है, एक्सपायर दवाई आ गई गलती तय, और जिम्मेदार अपराधी को, अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच चल रही है। आज तक कोई जांच आज तक पूरी हुई नहीं, हमारा तो गुण बगानी हो जाएगा। इसलिए पानी वापस गांव को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। समझ गए ना? हमारी खेत बचाने के लिए जंगल बहुत जरूरी है, हमारे पशुओं को चरने के लिए, क्योंकि अगर पशु घर से चरने के लिए नहीं निकलेगा तो बीमार हो जाएगा, और बीमार पशु का दूध जहर समान हो जाएगा।
तो खड़ा खड़ा इसलिए वो लोग खड़ा रखते हैं अपने डंगरों को, डेयरी वाले दूध को प्रमोट करते हैं, अपना पर्सनल दूध को प्रमोट नहीं करते। उसके लिए तो नया कानून लेकर के आए हैं कि यदि आपके घर में 2 लोग हैं और आपने 4 भैंस पाल रखी हैं, तो आप उसका घी अपनी बेटी को, अपने बेटे को, शहर में रहने वाले किसी को नहीं बेच सकते, क्योंकि सरकार कैलकुलेट करेगी, अच्छा 2 आदमी हैं, रोज इतना दूध लगा है, ये मैं इतना दूध देवे साल में, इतने दूध के हिसाब से ये इतना घी बना लेंदे होंगे, इतना पनीर बना लेंदे होंगे, इतना मुआ बना लेंदे होंगे, इस हिसाब से इतने रुपये टैक्स की पर्ची आ जाएगी। घर हम कहेंगे हम तो बेचते नहीं, खान खातर ले रहे हैं कुनबा सारा, हम तो बेचे बोला हमने नहीं बेरा, इतने रुपया का माल तुम ले रहे हो, इतना उत्सर्जन करने लग रहे। कानून बन चुका है भाई साहब कि 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। और पहला प्रदेश था गुजरात, 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते, दूसरा प्रदेश था राजस्थान और तीसरा प्रदेश था यूपी, और ये आने वाला है हरियाणा में। पहला प्रदेश था यूपी जिसमें क्षतिपूर्ति कानून बना था। क्षतिपूर्ति कानून अपने सुशील भाई है, सुशील नरवाल, जो अपनी टीम में है जनता सरकार मोर्चा में, उनके ऊपर लगाया अब इन लोगों ने, कुछ लोगों के ऊपर, 4-5 लोगों का, उनकी जमीन को उसके साथ अटैच कर दिया, जितनी भी चीज उनके नाम पे, उनका बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी, और दूसरी, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है, एक जने का आधार कार्ड उठाओ सारे कुड़बे का लेके डाल रहा है, उसने सारी कर दो अटैच। अब वो क्षतिपूर्ति कानून क्या कहता है कि जनता सरकार मोर्चा में अगर देवेंद्र बलारा ने कॉल दे दी कि आओ टोल पर बैठते हैं, और टोल पर बैठने के लिए अगर पुलिस को, हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल लाना पड़े, उनके खान का अरेंजमेंट, उनकी गाड़ी की तेल का अरेंजमेंट, फिर जब पानी की वाटर कैनन की गाड़ी लानी पड़े और दूसरे खर्चे हुए, रोड खुदवाना पड़े, क्योंकि खट्टर साहब माहिर है इसमें रोड खुदवाने में जेसीबी से, वो सारा खर्चा हमारे पे लिया जाओगा। वो कहेंगे देवेंद्र बलारा के खाते का अटैच कर दो, उन्हें न्यू कौन मेरा देवेंद्र बलारा बैंक अकाउंट ही नहीं है। मारे पे तो एक बैंक अकाउंट नहीं, कोई अकाउंट में पैसे नहीं पावे, वो सैलरी अकाउंट कदे खुला था, अपने पास एक गज जगह नहीं, और अपन तो अखबार में कटवा रखा बहुत पहला है अपने बापू के नाम तय कि मेरा बेटा मेरे कहने से बाहर है, अरे हम इसके साथ लेन देन, इससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं, हमने तो कटवा रखा अखबार में, तो टेंशन नहीं है हमारा, तो करा तो दिक्कत नहीं, जमीन हमारी अटैच नहीं कर सकते, फैमिली आईडी मेरे पे नहीं, आधार कार्ड मेरे पे नहीं, आप लोग देख लो क्यों करोगे, तो अपने घर क्या नाम करवा लो, जनता सरकार के लड़ना है तो। अरे नहीं तो एक तो यो रास्ता है कि भाई ये लोग धीरे 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 आपकी गर्दन दबाएंगे, और एक रास्ता यो है कि आप डिक्लेयर ही कर देंगे, इतना ये उल्टा नहीं आंदा कानून, इतना आप उठ दे नहीं हटता है, नहीं भी तो कर सका, क्योंकि जनता जो चाहेगी वही तो कानून बनेगा ना। कानून हमेशा, जैसे अब आप लोग यहां बैठे हैं ना, कानून क्या होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब आप जनता में जाओगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे कि सरकार ने कोई कानून बना दिया, मान लो, वो बनाया किसके लिए, बनाया किसके लिए, हमारे लिए। सरकार क्या है, हमारा प्रतिनिधित्व करती है, वो इस तरह से है कि जैसे आम लोग यहां मान लो हम 150-200 लोग बैठे हैं, हमारे में से अब किसी को मिलने जाना है फॉर एग्जांपल, तो हम हमारे में से 3 प्रतिनिधि हमारे बनाकर भेज दें कि ले भाई जा अर्न्यू का काजिए, मतलब हमारी पॉलिसी मेकिंग का काम हमारे प्रतिनिधि को करना होता है, कंपनियों की पॉलिसी मेकिंग नहीं करनी होती। हमको ये मालूम ही नहीं है कि कानून केवल तब तक वैलिड है, कोई भी कानून तब तक वैलिड है जब तक हम उसको मानते हैं, केवल तब तक। मैं अगर कह दूं भाई साहब यहां बैठने का एक कानून है कि यहां न्यू बैठना पड़ेगा, सारे जने एक एक हाथ न्यू ऊपर करे रहे हो, कितनी देर नहीं करे रहोगे, कितनी देर, मतलब एक बार तो कह दोगे भाई भाई ठीक है देवेंद्र भाई ने कह दिया तो चल कर लेंगे हाथ खड़ा, कितनी देर तक करके रखोगे, उल जरूर खामन खाई की बात थोड़ी चलेगी। अगर कोई बात आपकी मान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कह दोगे, कुछ भी लागू कर दोगे, ये नहीं। नियम केवल वो कानून बनेगा जो हम चाहेंगे। हमें अगर कोई कानून मंजूर नहीं है तो भाई साहब एक बात बता दूं, कल न जाए इस संविधान ने निरस्त करने लगे, क्योंकि सॉरी मिलॉर्ड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इसलिए मेरी वीडियो ने देख के कोई न कोई जज के कीड़े उठने लग जाए मन माने, मैंने कहूं सॉरी मिलॉर्ड, मुझे न्यायालय पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय केवल फैसले करता है, न्याय नहीं। न्यायालय के अंदर किसी भी गरीब आदमी को न्याय मिलते हुए मैंने आज तक नहीं देखा।
केवल अमीरों को मिलता है। गरीब आदमी के पास अगर वकील को देने के लिए पैसे नहीं है तो न्यायालय के पास कोई अरेंजमेंट नहीं है कि उसकी बात सुन ले, टाइम ही नहीं है उसके पास। करोड़ों करोड़ों केस लंबित पड़े हुए हैं। तो कानून बनाने का काम क्या करता है? न्यायालय नहीं कर रहा, यहां कुछ काम नहीं कर रहा, जुडिशरी नहीं कर रही कुछ भी। अगर न्यायपालिका के साथ साथ अपनी जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, डीसी का काम केवल एसडीएम, कोई बड़ा अफसर आ जाए, एसडीएम और डीसी का 2 ही काम है। नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए फूल माला देना, उनका खर्चा करना, फिर बाकी अधिकारियों को कहना हफ्ता लेगा और ही खर्चा कौन काटेगा, खर्चे पूरे करने का काम उसका। जनता के लिए उसके पास ना टाइम है, ना वो टाइम देता। पुलिस का काम आपको के सामने है। आप जाओ पुलिस में, थाने में, किसी थाने में आप एक हफ्ता चक्री काट के देखो, आपको कितनी लगेगी। वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है, 24 घंटे वीआईपी ड्यूटी में है पुलिस। आपके लिए नहीं है भाई साहब। ना पुलिस आपके लिए है, ना जजेस आपके लिए है, ना कोर्ट आपके लिए है, ना नेता आपके लिए है, ना स्कूल आपके लिए है, ना अस्पताल आपके लिए है, ना मंडियां आपके लिए है। तो आपके लिए है क्या? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप घरों में सोए हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपनी उस रोटी रोजी के चक्कर में उलझे हुए हैं। और पता चलता है कि जिस रोजी रोटी के चक्कर में उलझे हुए हैं उससे जो पैसा मिलता है वो पता लगता है वो तो फ्रॉड है, कागज का टुकड़ा है। उसके लिए दौड़ रहे हैं, कागज के टुकड़े के लिए। असली पूंजी भाईचारा, कोई धातु, कोई काम करने का औजार, कोई अपना पशुधन, कोई जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा, ये असली धन है। लेकिन यहां क्या दे रहे हैं? हवा में जगह बेच रहे हैं। पता, फ्लैट है, हवा ही बेच रहे हैं। मतलब कमाल का खेल है और लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे फ्लैट वाली लाइफ अच्छी है। ये नहीं देखा कि जो पीछे बीमारी आई इसमें सबसे ज्यादा फाउंडेशन किन के ऊपर थी? फ्लैट वालों के ऊपर। इसीलिए सरकारें कोशिश करेंगी कि अगर जो गांव उजड़ नहीं जाएंगे, मैं ये लाइन बोल रहा हूं, जो उजड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको उजाड़ने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जमीनें आपकी सारी की सारी लोन पर हैं और बैंक सारे डूबने वाले हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बच्चे के लिए वहां पढ़ाई का अरेंजमेंट नहीं होगा, हेल्थ का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो आपको छोड़ के शहर में जाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं जाओगे तो आपके गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसी फैक्ट्री या ऐसा उद्योग खोल दिया जाएगा जिसमें से बदबू आती रहे या राख आती रहे। ना हो तो बता दो, जिसका गांव जहां है उसके आसपास बदबू वाली एक जगह पक्का है। नहीं है तो उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि वो तो ड्रोन से देखने लग रहे हैं, यार रह गए ये वाले लोग साफ हवा में सांस ले रहे। यहां गाड़ो एक फैक्ट्री, यहां इथेनॉल की गाड़ो, यहां शुगर मिल गाड़ो, यहां फलानी मिल गाड़ो। उसमें फायदा किसका? कंपनियों का। कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे ये रोड बन रहे हैं, आपको रोडों की जरूरत है क्या? बताओ जरा एक बारी। अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, जिस तरह के टीचर्स दिल्ली के किसी टॉप क्लास के कॉलेज में या किसी स्कूल में है, क्या वैसे टीचर या वैसे दिमाग की कमी हमारे गांव में है क्या? फिर ऐसा क्यों होता है कि मेरे गांव में तो दूसरे गांव से बंदा पढ़ाने के लिए आता है और मेरे गांव का आदमी दूसरे गांव में पढ़ाने जाता है और उसके गांव का कहीं और जा रहा है? सड़क की जरूरत क्या है? अगर मेरे को पढ़ने के लिए यही रास्ता मिल जाए और मेरे को पढ़ाने के लिए यही काम मिल जाए, मेरी खेती मेरे घर से आधारित हो, मेरा काम मेरे आसपास हो, मेरा उद्योग मेरे आसपास हो, मुझे जरूरत क्या है? बताओ। किसी रोड की जरूरत नहीं है हम लोगों को। सड़कों, आपने सारे शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया और अब सारा शहर, मतलब थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। गांव को भी पक्का करने की योजनाएं बना रही हैं। खेतों के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डाल करके, डीएपी यूरिया के ऊपर एक पतली पतली चिकनी चमक परत होती है। वो परत आपकी जमीन को इतनी हार्ड कर देती है कि आपकी जमीन जो है पानी सोखना बंद कर देती है। अगर मिट्टी के कीटाणु, अगर मिट्टी के कीड़े मर जाएंगे तो आपकी जमीन पानी नहीं सोखेगी। पानी नहीं सोखेगी तो पानी नीचे जाता जाएगा। पानी नीचे जाता जाएगा तो जिस तरह से पहले एक वाटर वार हुआ था, वैसा ही वाटर वार फिर इंडिया में होगा। और इसीलिए इन्होंने सीएम, जो हिमाचल का सीएम है, उसकी बसों पे देखना कभी लगे हुए, वो स्पेशल पानी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि पानी नहीं बचाओगे तो बोतल में पानी लेओगे आपके अगले बच्चे। अरे भी तो बोतल में लेने लग रहे। हर घर नल वाला जो प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र बहुत बड़ा है।
योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय की प्लानिंग के साथ चल रहा है। यदि इस षड्यंत्र के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से नहीं लड़ा गया, ग्राउंड पर नहीं लड़ा गया, डेडिकेटेड होकर नहीं लड़ा गया, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल इकट्ठे रह पाएंगे। इसके बाद हम लोग तितर बितर हो जाएंगे। इसमें लगने वाले व्यक्ति का घर कैसे चलेगा, सुरक्षा कैसे होगी, एक दूसरे के साथ बना रहे कैसे होगा, आदमी को बेईमाना करना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था जनता सरकार मोर्चा को अपने साथियों के लिए बनानी पड़ेगी। इस पे योजना पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर आपने 5, 4, 10 लोगों के भरोसे छोड़ दिया, काम नहीं होगा, गारंटी है। तो क्या होगा, आपको जहां आप हैं, आपको अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास अपनी एक टीम होनी चाहिए, कम से कम 20 लोगों की, आपकी अपनी टीम। जो जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आ गया, उस व्यक्ति की अपनी 20 लोगों की टीम हो कि यदि उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए सरकारी अधिकारी का, तो वो 19 लोग आपको बचाने के लिए फटाफट आ सकें, जो आपके नजदीक के एरिया में हो। आपको आज निकलना पड़े, कल निकलना पड़े, इस गली से नहीं बनता अगली गली में देख लो, वहां नहीं बनता अगली गली में देख लो, इतनी दूर हो कि आधे घंटे में। अभी रविंदर भाई की बात बताता हूं, रणबीर है क्या, रणबीर को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, पानीपत की पुलिस ने ना, और पता लगा कि रणबीर को पकड़ के थाने में ले गए हैं, अपना साथी है। अब रविंदर ने पता लगा, अपनी टीम को मैसेज कर दिया, आधे घंटे में पहुंच गए। आखिर में दूसरे दिन तो एसपी डीएसपी नन्यू माफी मांग के पेंडा छटाना पड़ा कि किस कौन से बिरडा के छत्ते का हाथ ला लिया, ये तो आगे बैठ ही गए। अपने भाइयों के लिए अपने को लड़ने में क्या दिक्कत है ना। और अपने भाई अगर चल के अपनी टीम तैयार करते हैं तो आपको केवल इतनी सी प्रचार करना है। ये लोग प्रचार करते हैं कि सब बेईमान हैं, ये लोग प्रचार करते हैं कि सब नीच हैं, सब कमीने हैं, सब गलत लोग हैं, सही कोई नहीं है। हमको एक प्रचार करना है कि पूरे गांव में लिस्ट बनाओगे अगर नीच और गंदे लिच्चड़ लोगों की, गुंडे लोगों की, जो गांव को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे, आप 5 से फालतू नाम नहीं निकाल सकते उनके। गांव के अंदर गंदे आदमियों की संख्या 5-10 से ज्यादा नहीं है, और वो भी कौन है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुर्गा है, उनका पट्टा गले में डाले हुए है ना। वो मतलब वो आम उनको अपने से कुछ चाहिए नहीं है, उनको सारी सपोर्ट वहां से मिलती है। और ईमानदार लोगों की पहचान करोगे, शरीफ आदमी मिलेंगे आपको ज्यादा गांव के अंदर। सिर्फ आपको शरीफ आदमी को इतना भरोसा दिलाना है कि भाई तेरी चुप्पी की वजह से यह समाज बर्बाद हुआ है, तो अब तुझे बोलना पड़ेगा। अगर सरकार ना सुने तो थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और उसके बाद भी ना सुने तो फिर साथ आके दहाड़ना पड़ेगा कि तू कैसे नहीं मानता, तू नौकर है, मालिक हम है, जनता ही सरकार है। फिर ये करना पड़ेगा अपने को। मतलब आपको एक एक आदमी तक बात तो पहुंचानी पड़ेगी जो उस सिरे पर खड़ा होगा। जैसे हम दलदल से लोगों को निकालने की बातें कर रहे हैं, उस दलदल में बीच में कोई आदमी खड़ा है, उसको बाहर तक लेके जाने में वक्त लगेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोने पे खड़ा है, दरवाजे के पास ही खड़ा है, उसको एक धक्का या एक सहारा चाहिए, वो अपने आप बाहर निकल आएगा। मतलब आप जब तक बात चालू नहीं करोगे, चर्चा चालू नहीं करोगे, और जब तक ये नहीं सोचोगे कि कौन है वो जो हमारे वाले लोग हैं, ये लोग यहाँ ऐसे कैसे आ जाते हैं अगर उनको पता नहीं चलता कि ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर हम घरों से कुछ लोग, कुछ साथी नहीं निकलते तो कैसे एक सूत्र में पिरो पाते आप लोगों को। इसलिए इसको केवल इन लोगों तक सीमित ना रखो, इनको खुद निकलना स्टार्ट करो अपने गले के अंदर। आप अगर आपके पास साधन नहीं है, अपने पड़ोस में निकलो, फोन पर बात करो, लेकिन पहचान कर लो समाज के अंदर कि जिस दिन हमको अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनानी हो, अपना कोई गांव बसाना हो आजाद लोगों का, अच्छे लोगों की एक जगह बसानी हो, तो अपने समाज में अच्छे अच्छे लोगों की पहचान तो हो जाए। ये तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो किसी को न जाकर खड़ा कर लोगे अपने बीच में, फिर कचरा करेगा वो नहीं। और ये आसान काम नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये टाइम लगाना पड़ेगा आपको। ये समय आज पैसे पर लगाने की बजाय इस पर लगाओ। पैसा चाहिए तो बैंकों से लोन लो, चुकता जनता सरकार मोर्चा कर देगा, इसकी गारंटी अपन लेते हैं।
रुपए पे बात हुई होगी आपकी। रुपए पे अगर आपकी बात हो चुकी है तो आपको पूरा समझ में आ गया है। हमने अब तक जिन जिन लोगों के लिए शुरुआत करी है उन सबको मुक्ति ऑलरेडी मिल चुकी है उनके प्रोपेगेंडा से। तो इसका मतलब जो अपने पास चिट्ठी है वो ये साबित करती है कि आपको सरकारों ने पैसा नहीं दिया है, आपको सरकारों ने पैसा नहीं दिया है। बताओ किसी को भी दिया है क्या? आपके खाते में एक यूनिट ट्रांसफर करी, उसके बाद एक बात पक्का नहीं करी होगी, जो सी बात नहीं करी होगी वो बता देता हूं। आपके खाते में यूनिट ट्रांसफर करी, कुछ डिजिट ट्रांसफर कर दी, उस डिजिट ट्रांसफर करने के बाद क्या किया? आप अगर बैंक में गए कि मेरे खाते में पैसे आए हुए हैं, आपने मैनेजर को बोला मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उसने 1 लाख रुपया आपको नहीं दिया है, उसने 1 लाख रुपए के बैंक नोट आपको दिए हैं। रुपया तो क्या होता है तो बता दिया ना कल, रुपया नहीं दिया, पहली बात। दूसरी जो कहानी आपको नहीं बताई किसी ने वो ये है, बैलेंस शीट की तो नहीं किसी ने बताई होगी आपको। बैलेंस शीट का प्रोपेगेंडा समझो कितना गजब है। बैलेंस शीट को समझ लिया तो आपका न्यू समझ में आ जाएगा कि ओ तेरे की इतना बड़ा फ्रॉड सारे ही देश के साथ में। पानी दे रहे, छोटा सा ही है, बस एक चौक दे दो, छोटा सा, बस छोटा सा ही बहुत है। आप देखो बस बहुत है। ये देखो एक चीज समझो, संभालिए कैमरा कैमरा कैमरा। यहां है बैंक, ये देखो यहां बैंक है और यहां मैं हूं, मान लो देवेंद्र। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, बैंक के पास 100 रुपए हैं और मैं बैंक को कहता हूं कि मुझे 40 रुपए दे दो, मेरे पास 0 रुपया है। मैं बैंक को कहता हूं कि मुझे 40 रुपए चाहिए लोन के रूप में। तो कानून, नियम और तरीका क्या कहता है कि इसमें से 40 रुपए कम होकर के 60 रह जाएंगे और मेरे वाले में 40 जुड़कर मेरे पास 40 हो जाएंगे। यही तो कहता होगा, क्यों जी? कि बैंक के पास 100 रुपया पड़ा था, उसने उसमें से 40 रुपया मुझे दे दिया और मेरे पास 40 रुपया हो गया। यह होना चाहिए बैंक की बैलेंस शीट के अंदर है। आप बैठ जाइए, यह होना चाहिए बैंक की बैलेंस शीट में। लेकिन होता क्या है ये बताता हूं मैं आपको। इधर 100 रुपए पड़े हैं बैंक के पास, मेरे पास 0 रुपया है। मैं बैंक के पास जाता हूं कि भाई मुझे 40 रुपया चाहिए, तो बैंक 40 रुपये इधर लिख लेता है और 40 रुपये इधर लिख लेता है और इसको छोड़ देता है। ये माइनस का निशान नहीं लगाता बैंक। क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी 1 साल के बाद जब वो जोड़ता है पूरे साल में कि कितनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी 140 हो गई और 40 इस पे लेने हैं ब्याज समेत। ब्याज तो न्यारा, समझ रहे हो? मतलब जैसे ही उसने आपको जितना पैसा दिया उतना ही वो अपने खाते में लिख लेता है कि इतना और आ गया मेरे पास, आया कितने दिन नहीं। क्योंकि वो क्या गेम खेलता है, बैंकों का षड्यंत्र में क्या होता है कि नोट छापने का अधिकार केवल उतने रुपए छाप सकता है बैंक, उतने नोट छाप सकता है जितने रुपए सुरक्षित पड़े हो या जितना उसने ब्याज पे पैसा दिया है, मूलधन। ब्याज नहीं छाप सकता बैंक, ध्यान दीजिए। ब्याज छापना इल्लीगल है और किसी भी बैंक के पास पैसे के लेन देन का कोई सर्टिफिकेट, कोई एफिलिएशन, कोई परमिशन नहीं है किसी भी बैंक के पास। और सारे बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है जिनका मालिक रॉथस्चाइल्ड है। यानी ये भारत के सरकारी बैंक एक भी नहीं है, इंक्लूडिंग आरबीआई। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज बेंगलोर की हाई कोर्ट ने आदेश में अपने पारित किया था 2019 में। मेरे से मांग लेना वो आदेश जिसमें लिखा हुआ है बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि बैंक गवर्नमेंट का है ही नहीं, ना एसबीआई का ना कोई और बैंक, सरकारी कुछ भी नहीं है। आरबीआई का एम्प्लॉय भी सरकारी नहीं है। मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके साथ नहीं पूरे देश के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ये हेनरी किसिंजर बहुत पहले बोल चुका है, आज से 15 साल पहले उसने अपनी किताब में लिखा था इकोनॉमिक हिटमैन में। जब वो लिख रहा था तो उसने कहा था कि अगर दुनिया को यह मालूम पड़ जाए कि पैसे कैसे छाप रहे हैं हम लोग
और रुपये का कैसे गेम हो रहा है, आपके घरों से सोना चांदी कैसे गायब किया जा रहा है। अगर देश की आम जनता को पता चल गया, उसी दिन क्रांति आ जाएगी। और यकीन मानिए, क्रांति ज्यादा दिन दूर नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं, आने वाले टाइम में क्रांति शब्द से वीडियो उड़ा करेंगे। 2022 में देवेंद्र बल्हारा और जनता सरकार मोर्चा के नाम से वीडियो और चैनल उड़ा करते थे। इतना खौफ था इनके अंदर कि सच्चाई नहीं पता लग जाए किसी तरह से। फिर उन्होंने सोचा है तो सो गए, हम लोगों के बीच चले गए। फिर हमें मालूम था कि इससे मुक्ति अगर होगी तो लोग खुद मुक्त होना चाहेंगे तो होंगे। इस बैलेंस शीट के बारे में एक सच्चाई और जान लो, आपने आज तक किसी ने भी, जो वीडियो सुन रहे हैं दोस्त, उन्होंने भी, किसी ने भी आज तक किसी जगह का पता नहीं लगा जहां पर सरकार ने या बैंकों ने बैलेंस शीट रखी हुई है। बैंकों की, बैंक के हेड ऑफिस में नहीं होती, जोनल ऑफिस में नहीं होती, रीजनल ऑफिस में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। बैलेंस शीट इतना बड़ा फ्रॉड है कि बैलेंस शीट के एरिया के ऊपर इतने गनमैन तैनात किए जाते हैं कि शूट एट साइट का ऑर्डर होता है, वहां कोई आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी सिक्योर जगह पे रखे जाते हैं क्योंकि पूरे फ्रॉड का कच्चा चिट्ठा होता है इसके अंदर। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया ना बैंक को कि मैंने न्यू बता दो तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी में से तुमने मुझे पैसे दिए थे, वो बैलेंस शीट दे दो, इतने में ब्याजेगा बैंक, कन्फर्म। मतलब आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं जहां सरकारें कहीं खड़ी नहीं हो सकती, असलियत में है। इसलिए बस अपने को एक चीज का ध्यान रखना है। हमारा एक साथी था, एक बात बताना आप, मैंने गलत किया या सही किया और उसने गलत किया या सही किया। हमारा एक साथी था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो हमारे से जुड़ गया, काफी समय पहले जुड़ गया और जनता सरकार मोर्चा के एक सिपाही के तौर पे खड़ा हो गया। उसने समाज के लिए इतना खड़ा होकर के इतना काम कर दिया कि पूरा गांव उसके ऊपर पूरा दिलो जान से भरोसा करने लग गया। और जो कहा, मतलब मीटर वाले भगाने हैं गांव में से, मीटर वाले भगा दिए, टुंटी वाले भगाने, टुंटी वाले भगा दिए, फलाने वाले भगा दिए, सब भगा दिए। इतने दिनों में थोड़े टाइम के बाद सरपंची के चुनाव आ गए। सरपंची के चुनाव में उसने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब सरपंच का चुनाव लड़ने की कह रहे, मैं कौन कह रहा है? बोला गांव वाले कह रहे। मैं कितने गांव वाले हैं? उनमें तो कोई पुराना सरपंच या नए सरपंच का सपना देखने वाला भी है क्या? बोला हाँ। मगर मैं इतना फंसाना चाह रहे, सिस्टम के अंदर फंसते ही, सरपंच बनते ही तो न्यू होगा ना भाई, कायदे से काम होगा। सरपंच बनने के बाद अब तो तू क्या कह रहा है कि मैं हूं गांव का आदमी, मेरे हिसाब से कानून बनेगा। अगर कायदा नहीं कहता तो कायदा बदलो अपना। आज तो कैस का, पर सरपंच बने पीछे भी कैस कहां, क्योंकि सरपंच ने फिर देख ले ग्रांट आनी है, वो सोचता है कि गांव की भलाई ग्रांट से होती है, वो सोचता है कि तेरी सुनवाई होगी सरपंच बनकर। अरे यार डिप्टी सीएम ने कोई नहीं सुनता है, उस दिन मतलब उसके आगे बोटी डाल रखी, तू रुपये रुपये खानदार हो, क्योंकि रुपये तो जितने मर्जी छाप ले हैं जिन लोगों ने कह रखा, रुपया कुछ है ही नहीं। वो सोच रहा है कि यो है मेरी जिंदगी की कमाई, काम उसका कोई होना नहीं। और फिर सरपंच जी के लेवल पे तो मैंने कहा मैं एक काम कर ले, गांव ने इकट्ठा कर ले, गांव ने इकट्ठा करके अपने गांव की सारी समस्याओं की एक लिस्ट बना ले। वह लिस्ट बना के और फिर उसके बाद न्यू कह दे भाई इस लिस्ट ने पूरा करनी है कोई है के, जय लोग तैयार हो हैं, मान लो 3 लोग तैयार हो हैं, तो उन 3 लोगों का कंपटीशन करा दे, पेपर ले ले, पर्ची घेर ले, क्योंकि कर ले काम में तय, और उनको निर्विरोध चुन लो। और तू न्यू कह दे अगर भाई गांव वालों तुमने मेरे ऊपर भरोसा कराया, मैं थारा शुक्रगुजार सरपंच बनने के लिए, तो जब तुमने मेरे से सरपंच कह दिया तो आप तो बन गए लाइव एक सरपंच तो यू हो गया थारा, है कि नहीं? जब तुमने भरोसा हो गया तो मैं सरपंच हो गया ऑटोमेटिकली। इब एक का बेचारा सरपंच बना लिया तो तार पर 2 सरपंच हो जाएंगे। जब वो फालतू उल्टा चलेगा तो फिर आपा चलेगा, उसकी गर्दन पकड़ सका। गलत था भाई यू कहना उस टाइम। और तेरी क्रेडिबिलिटी बनेगी गांव में, क्योंकि जो 4 लोग ये कह रहे थे ना कि जो सरपंची का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में कर रहा है, उन 4 का मुंह बंद होएगा और गांव ने बेरा लगा इसका लालच नहीं था कुछ भी,
और उसके बाद तू गांव में जो सी योजना चाहेगा वह आवेगी और जो सी योजना चाहेगा वह जाएगी, तो तेरे हिसाब से पूरा गांव चलेगा। मेरे तो बोला जी ठीक है, बिल्कुल सही बात, कति 100% सच्ची बात, जब अपन न्यू करांगे, ठीक है ना। और जिस दिन मैं फार्म भरे जाऊँ जब पता लगा भाई थोड़ा सरपंच का इलेक्शन लड़न लग रहा है, और सरपंची में भी स्थिति कराई, क्रेडिबिलिटी भी खोई, जो से उसकी गेल जनता सरकार मोर्चा के साथी लाग रहे थे उन तभी नु कहा अच्छा तारा नेता तो चुनाव लड़ गया, तो कहो थे एकदम राजनीति को नहीं करो। राजनीति करना गलत बात नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे सरकार के पैरों के नीचे की जमीन क्यों खिसकी बताओ? क्योंकि ये राजनीति है, जहां सिर खड़े हो गए वह राजनीति है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही राजनीति नहीं है। हम देश की जनता को यह सिखाएंगे कि कैंडिडेट कैसे चुनना, कैंडिडेट चुनने के बाद, कैंडिडेट को बनाने के बाद 5 साल तक उस देई हुई वोट की रक्षा क्यों करनी है, यो सिखाना काम जनता सरकार मोर्चा का है। 5 साल तक कि एक कदम भी न्यूनतम न्यून नहीं हो जाए। मान लो हमारे पास 11 लोगों की एक कमेटी हो जाए, हर गांव के अंदर 11 लोगों की कमेटी जनता सरकार मोर्चा की हो जाए, क्या गांव में हमसे पूछे बिना कोई कानून लागू हो सकता है? चाहे बच्चों का कोई इंजेक्शन लगाना, चाहे स्कूल बनाना, चाहे कोई और चीज होना, सरपंच, बीडीपीओ, डीसी वीसी की कोई औकात ही नहीं है 11 आदमी आगे आगे बोल जाए। अगर उनके पास ज्ञान होगा ना, तो टक 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 बात का जवाब होगा, वह समझ देनी है अपन गांव मड़ा है। और भाई मैं स्पष्ट इस पक्ष में हूं कि जो भी व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा में चेहरा बन जाएगा, जैसे ही मान लो 4 आदमी मैंने ज्यादा जाना है, तो मैं जो कहूं कि मेरा ये सजेशन है, मेरा सलाह है, आप जो मेरी सलाह है यार, वो व्यक्ति चुनाव ना लड़े बस, क्योंकि उसकी तो उम्र सुनने लग रहे 4 लोग, उन्हें क्या जरूरत है बैठने की। उसका काम क्या हो कि वो समाज में से सच्चे लोगों की पहचान करे और फिर ऐसा आदमी ढूंढे जिसकी कसम समाज खा सके। मानी गारंटी कौन लेगा भाई? तुम लेंदे हो तो देख लो, आपा तो गारंटी देवा कि हम तो बेचांगे बनते, तो नहीं ले सकते आप लोग, तो फिर क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसकी आप सारे ले सकते हो, कि नुकसान है, उसका तरीका खो जाएगा हमने। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगला टारगेट है अपना, अगला टारगेट है वो एक तो तय हो चुका है। पहला तो वो ये कि नवंबर के अंदर हम लोग करनाल में एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसका नाम है बचपन बचाओ रैली। मतलब वो रैली कह लो ना, सभा कह लो, वहां से क्या करेंगे ये अनाउंसमेंट पब्लिक में करने की नहीं है, वह आप बैठ के बताऊंगा कोड़ा के करांगे, ठीक। वह बचपन बचाओ रैली, उस रैली के अंदर हम लोगों ने पूरे समाज को यह बताना है, हमारा टारगेट। सेकंड सैटरडे प्लान है अभी हमारा नवंबर में, या संडे, सेकंड सैटरडे संडे, तीसरा हो जाए या फिर राजीव भाई की मतलब पुण्यतिथि, वो देख लेंगे टाइम। नवंबर में है, ये तय है। बस नवंबर में एक क्लैश होएगा कि नवंबर में किसान भी खड़े होने वाले हैं सरकार के खिलाफ। 26-27 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर वाला वो चला था, एमएसपी का कानून मिलना नहीं है, और उसके लिए वो लोग ये तैयार कर रहे हैं कि कौन सा किसान चेहरा सरकार के हिसाब से चलेगा। ईब न्यू समझ लियो कि आज के बाद या पिछले 2-4 महीने से और अब आगे नवंबर तक जो किसान नेता टेलीविजन पे आवेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यू समझ लो वह उनने के आदमी है, समझ गए। और मैं भी न्यू बताने लग रहा हूं कि जिस दिन मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया बुला ले और बढ़िया बढ़िया बोलने लग जाए, न्यू समझ लियो काम हो लिया थारा। बुला ही नहीं सकती भाई साहब मेन स्ट्रीम मीडिया। जिसकी तारीफ मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, नु समझ लो वो वहीं से चल रहा है, क्योंकि मीडिया का गठन
आप लोगों के लिए नहीं हुआ था। मीडिया का गठन इसलिए हुआ था कि कौन से गांव में, कौन से शहर में कौन चमक रहा है, कि क्यों लग रहा है, उस पर निगरानी अमेरिका बैठे बैठे कर सकें, इसलिए चल रहा है। कभी नहीं सोचते हो कि ये आपके मीडिया हैं, आपका किसी का नहीं है, यो सब उन्हीं के। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक देखो कौन है, वही अंग्रेज हैं, आजादी से पहले बने हुए अखबार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का देखो, द हिंदू का देखो, इंडियन एक्सप्रेस का देखो, ट्रिब्यून का देखो कौन मालिक है। उस टाइम कोई बने थे, कोई और चलान लग रहे। मतलब जब उन लोगों ने बनाए तो थे, कुछ क्रांतिकारियों ने भी कानून बनाए थे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था ट्रिब्यून। मैं ट्रिब्यून का जब नाम आया तो याद आया मुझे, वो बनाया था देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है, उन्हीं के ट्रस्टी हैं आज भी। लेकिन बाद में क्या हुआ उसका, अभी कौन बैठे हैं, अब वो नहीं है देश के लिए लड़ने वाले, अब तो वो सब काबू हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि मीडिया के अंदर अब कौन कौन से किसान चेहरे चमकेंगे उससे हिसाब लगा लेना। इसलिए कह रहा हूं, अपनी लड़ाई अगले 100 साल की सोच के लड़नी है, बने कदे 2024 के चक्कर में हो। 2024 नहीं, 2124 तो सोच लियो। मैं ऐसा मानता हूं, बाकी जिसका जिहा जी करेगा तो करेगा ही। अब हमने एक चीज पे योजना करी, मैं पिछले 5 साल से लगातार, मैं 2016 में मैंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था नीडर। मेरे चैनल का नाम भी नीडर इंडिया है। लोग सोचते हैं ये ना डरने वाला नीडर होगा। नीडर है NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। मैं रिसर्च कर रहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों की दी हुई वोट पॉलिटिशियंस और उन उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर देती है। इस रिसर्च पर करते करते मैंने इसका तोड़ निकालने की कोशिश करी और बहुत गहराई तक जाने के बाद एक बात समझ में आई, जिसको हम उसी दिन ऐलान कर देंगे जिस दिन हमारे 1 लाख कार्यकर्ता जागृत हो जाएंगे। उस दिन ऐलान कर देंगे अपन, आप लोग जितना जल्दी कर देंगे। वो क्या है, सोचो, यदि हम गांव को ऐलान करके ये कहें कि फलानी तारीख ने हरियाणा के, ये मैं हरियाणा के लिए बोल रहा हूं, बाकी स्टेट इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर उसको सही लगे, आप लोगों को सही लगे तो। सिर्फ आप आखिर में ये कहना, इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है, मैं मानूं, बेस बता रहा हूं आपको कि असली जो टारगेट है वो क्या है। कि हर गांव के अंदर एक चिट्ठी चली जाए कि इस तारीख में हर गांव ग्राम सभा करेगा और ग्राम सभा में से 5 MLA छांटे जाएंगे। MLA तो पूरे हल्के के होते हैं, लेकिन गांव अपना MLA देगा। भाई अगर तुम्हारे गांव से MLA बनने का एक ऑफर हो तो तुम्हारे गांव से कौन सा MLA ठीक रहेगा, कौन सा बच्चा ठीक रहेगा। बेसिक कंडीशन क्या है उसकी, एक तो भाईचारे में किसी का रुपया ना खाया हो उसने, उसके खानदान में, खानदानी आदमी चाहिए, मतलब जिसा समझो जुगर छोरी का बटे उठोया कर है ना। भाई देखो ना, अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए तो लड़का ऐसा देखें जिसमें सारे गुण हो, और जिसके हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है वो यार अगर नत्थु घर कैसे चलेगा, खानदानी आदमी चलेगा ना। किसी का पैसा ना खाया हो, किसी लड़की का या कोई बलात्कार का इस टाइप का कोई गलत केस उसके ऊपर कभी उसके पूरे खानदान में आरोप ना हो सकता है, पॉसिबल है गांव में। एक तो मिल जाएगा ऐसा, या गणे मिल जाएंगे, कितने के मिल सके जी, निरे मिल सके। अब 5 बोलते हैं कि 5 लेने हैं अपन है, एक SC, एक BC, एक महिला और 2 जनरल की संख्या जहां ज्यादा है वहां 2 जनरल ले ली। हो सकते हैं पॉसिबल। किसी और ने गांव में अप्लाई करना हो वो भी कर सका है, लेकिन ये 5 तो गांव के हैं, गांव ने दिए। भाई 5 दे दिए। एक हल्के में लगभग कितने गांव होते हैं, 60, 50, 70, 100 ऐसे करके होते हैं। अपन 60 की एवरेज लेते हैं कि 60 गांव एक हल्के में है, तो टोटल कितने MLA हो गए, 300 MLA। अगर चुनाव से
3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने, जितना जल्दी आप कर दोगे, ना करोगे तो हम 29 में कर लेंगे, हमारा क्या है। ईब कर लोगे तो सापा 24 में कर देंगे, गारंटी। क्या है कि चुनाव से पहले अगर उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग हो जाए, उस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, इस देश के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को कौन चलाता है, राजनीतिक गलियारों में कौन कौन कैसे कैसे बिका हुआ कैसे काम करता है, विधायक कैसे खड़े करे जाते हैं, कैसे टिकटें दी जाती हैं, पार्टियां किस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करती हैं, विधायक के पास कितनी ताकत होती है, संविधान ने हमको क्या ताकत दी है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, किस तरह का हमारा मतलब लाइफस्टाइल है, हमको कैसे जीना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनेगा जिसमें गांव के हर व्यक्ति के लिए जगह हो, उसकी ट्रेनिंग दी जा सके जी 300 लोगों को। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। गांव ने सेलेक्ट कर दिया, ऑनलाइन फार्म भर दिए, ट्रेनिंग आपा देने लग रहे हैं, और आपा उन न्यू का डांगे, न्यू कौन कर देगा, एमएलए बनावांगे हम, न्यू कहेंगे नौकरी का डांगे। 90 तो एमएलए की, 10 एमपी की, 100, और एक आदमी ने एक मीडिया एडवाइजर चाहिए, एक पॉलिटिकल एडवाइजर चाहिए, एक आईटी वाला बंदा चाहिए और एक पीए चाहिए, 4 आदमी और चाहिए, तो 100 ने 4 और 400 हैं, यानी 500 पोस्ट निकलेगी। ये आड़ा नौकरी खातर तो लाइन लगेगी लंबी। मैं भी ईमानदार, मैं भी ईमानदार, आ जाओ भाई, जिसने ट्रेनिंग लेनी ले। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो हैं वो एक जगह मास्टर पढ़ावे है और सारे देश में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हमारे लिए ट्रेनिंग देना कोई बड़ा काम नहीं है। यो बैठा देख हमारा तो एक्सपर्ट क्यों जी, ट्रेनिंग देना कोई मुश्किल तो नहीं, हर जिले में हर हल्के में आपका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। अब एमएलए को बोला जाए, 5 एमएलए हैं भाई हो गए, न्यू काम करो, 5 जने अपने गांव में तो प्रॉब्लम लेकर आओ, क्या प्रॉब्लम है गांव की, ले आए सोल्यूशन बताओ भाई, सारे जने क्यों कर करांगे, तुम अपना सोल्यूशन दो, थम अपना दो, थम अपना दो। सारे 60 के 60 गांवों की समस्या पता लगी भाई, ये समस्या है, और तुम्हारे पास 5 साल हैं और इतना फंड आता है, एमएलए का फिक्स फंड होता है, एमपी लैड फिक्स होता है, इतना तो आवेगा। आप सरकार में हो, आप अपोजिशन में हो, आप इंडिपेंडेंट हो या आगड़ंगड़ लो अलंगड़ कुछ भी हो, आप अगर वहां पहुंच गए तो आपका इतना रुपया तो आवेगा, है ना। रुपया पता, पावर पता, कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है, किस अधिकारी को डांट सकते हो किसको नहीं डांट सकते, सारी चीज मालूम पड़ गई। बताओ कैसे कैसे करोगे करके, और एक रूपरेखा बन गई भाई, हम पहले साल में ये कर देंगे, दूसरे साल में ये कर देंगे, तीसरे साल में ये हो सकता है जी पॉसिबल। पहले ये बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये जो मैं कह रहा हूं है। अब मान लो हम ये कह दें कि ला भाई तुम 300 एमएलए हो और जो भी बनेगा थारे 300 में तय वो ये वाला श्वेत पत्र अपने गांव को देगा, जिसको आप शुरू में घोषणा पत्र बोलते हैं। इस घोषणा पत्र के साथ हर गांव की ग्राम सभा को एक एफिडेविट देवेगा, वैसे ही काम करने का कि मैं न्यू करूंगा पहले साल, दूसरे साल में। मान लो दूसरे साल में बिक गया और पांगा टेढ़ा चलने लग गया, बेरा है ना कब तक के करना है, दूसरा साल खत्म होने 420 में भीतर झूठा एफिडेविट देना 420 होती है। ट्रेनिंग पहले हो रखी है, एफिडेविट मार पे है, अच्छा जी सबकी ट्रेनिंग हो गई, यो काम करना। अब जिस टाइम पे चुनाव लड़ने की बारी आती है और हमको उन 300 में से एक आदमी छांटना है, तो भाई एक बात सुनो, मारा तो बालक चपड़ासी भी लगना हो तो पेपर देना पड़ा है, और एमएलए को ऐसे के नत्थु खैरे को तो नहीं आने देंगे ना आप। तो मान लो इन 300 बड़का का आप टेस्ट ले वहां, और जो फर्स्ट आओ उसने एमएलए की टिकट देवा, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? एक बार समर्थन में एक बार हाथ को खड़ा करके बता दो, बहुत बढ़िया रहेगा। ईब असली कहानी यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होता है जनता सरकार मोर्चा का लोगो, दिखा ना, नेताजी तो हमें जोड़ रखे हैं और किसान ले रहा है साटा। इस चल बेटे आगे आ गए, क्योंकि हमारे पास एक जना ही विधायक बना है, लेकिन गांव ने तो 5 विधायक दे रखे मारता है, और उन सारा ने वह ट्रेनिंग ले रखी सारी, एक कदम भी इधर से उधर जान दे, साप्ते गांव ने इकट्ठा करने का हिम्मत में 5 रखे हैं।
आज के टाइम अगर आपका एमएलए गलत रास्ते पे चल पड़े ना, उसके सामने बोलने वाला एक भी आदमी नहीं है। और अगर आप लोगों ने हिम्मत दे दी, साथ दे दिया, तो एक एमएलए की गर्दन पकड़ने के लिए 299 आदमी खड़े कर देंगे जनता सरकार मोर्चा के। तू बांगा चाल कैसे गया है? क्यों? और आपा जो से जनता सरकार मोर्चा आप कुछ नहीं करते। अपन क्या करना, अपन तो कुर्सी बिछा के बैठना नहीं। ओए एमएलए गलत, ये नहीं चलेगा। हमें तो सिर्फ जो कानून नहीं चाहिए उसके लिए बोलना, ये नहीं चलेगा। इसके लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करने लग रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार ने कोई कानून पेश किया विधानसभा में, लोकसभा में, उसी टाइम हर वोटर के पास मैसेज आ जाएगा जिसने भी रजिस्टर कर रखा होगा, बता यस कि नो। अब तक तो कोई नहीं पूछता ना, हम पूछेंगे जनता सरकार मोर्चा वाले। इसलिए जनता सरकार मोर्चा का क्या टारगेट है? पैरेलल सरकार, परमानेंट अपोजिशन। सरकार क्या है? मान्यता में चलती है भाई। कोई नहीं कहता पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत कौन है? जिसकी गेल लोग हैं उन पर सब कुछ है। सरकार का क्या डिसीजन मेकिंग सरकार की रवे नहीं, सरकार को पूछा ही नहीं। डीसीआर है गांव में और हमारे 11 आदमी की कमेटी तो पूछ का है भाई साहब गांव में आना था है। एमएलए मारता पूछे बिना नहीं आ सकता हो गांव में। मारता पूछे बिना अगर कोई काम में ना होता हो तो एमएलए की औकात क्या रहेगी? और अगर हमने गांव में उद्योग बना दिए जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले, हमारे पास पूरी टेक्निक, पूरा रास्ता है। अभी मैं एक उद्योग देख के आया, कबाड़ जो अपना होता है, जितना वेस्टेज है उससे पेपर बनाना। ऐसा पेपर के 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाओ, उसके ऊपर बैठ जो पड़े को नहीं। मैं भी देख का रहे गुरुकुल में देखा है, अहमदाबाद देख का पेपर। वो हैंड राइटिंग, एक श्लोक का 11 रुपये। 10वीं क्लास का बालक एक श्लोक लिखण का 11 रुपये, एक पेज लिखण के 20 रुपये। दिन में जिनसे बालक ने जी कर रहे हो तो न पिलसण कमानी हो पिलसण कमा, तो न पेन कमाना पेन कमा, तो न जूते कमाने कमा। 2 दिन काम करके अपना बैठ लिखर काम कर, लिखण का काम। हाथ से बच्चे अपना मफलर, अपना पजामा, अपना कुर्ता, अपनी दरी, अपना तौलिया सब अपने हाथ से बनाते हैं अपने घर में। वो 1 रुपये का खर्चा करे बिना। क्या टेंशन है भाई? जितनी जरूरत का सामान है गांव अपने पास बनाए। एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जिसको खेती के अलावा कोई और रॉ मटेरियल मिलता हो। सब कुछ जमीन से मिलता, सब कुछ। यानी कि इनका, इसीलिए इनका टारगेट जमीन है अब की बार, कि जमीन हथियानी है। और हम जमीन नहीं लेने देवा, 1 इंच किसी की भी नीलाम नहीं होने देवा। ये जनता सरकार मोर्चा का टारगेट है। कल आपका था सेशन तो मल्लीर भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा ही होगा, आज ही था रबिये पे करा होगा ना। इनकी औकात नहीं है कुछ करने की, एक्चुअली नहीं है। सिर्फ चक्कर इतना है भाई हम कितने लोगों को तैयार कर पाएंगे। खड़े करना हमारा मकसद नहीं है भाई, आदमी मानस खड़े करना हमारा मकसद नहीं है। मैं बता दूं, भीड़ इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं, भेड़ इकट्ठी करना भी हमारा मकसद नहीं। हमने देवेंद्र बलारा के पाछा चलने वाले, सुनील के पाछा चलने वाले मानस कौन दे, हमने उनकी गेर चलने वाले मानस चाहिए। इतने बड़े इस तरीके से तैयार करने का काम है हमारा, के साथ चल के करेंगे पाछा पाछा। और ये ट्रेनिंग सेशन शुरुआत भर है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, अगर आप लोगों ने घर जाकर के मेहनत करी, अगर आप लोगों में से अच्छे अच्छे लोग छांटना अगर जारी कर दिया, तो इब की बार अपन शहादत देने की जरूरत नहीं होगी। इन अंग्रेजा के पिछवाड़े पे लात आपा मारांगे इब की बार। सात दिन की ट्रेनिंग ड्यू है, 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक अगस्त में, अगले महीने 7 दिन। तो आपने क्या करना है कि 9 ना आ जियो और 17 तक का लेगा यो। कदे बीच में किसी ने तोड़ो तो भाई आने की जरूरत नहीं। जब बीच में आने वाला कोई मानस हो तो, जब किसी का पेट में दर्द होता हो, किसी की भैंस बीमार होती हो, किसी के घर कोई बीमार होता हो, जिसका बीमार होने का खतरा लगता हो ओढ़ी ले आइयो, ठीक है नहीं। 7 दिन अपनी जिंदगी के आप बैठांगे एक एक चीज के ऊपर कि आप लोगों में क्या कला है, क्या टैलेंट है। आप भाषण देना जानते हो, हम आपको मंच देंगे, आप भाषण दीजिए।
आपको आपको जैसा जो चाहिए, आपको आप समाज में कौन से फील्ड पे काम करना चाहते हो, अपना ट्रेनिंग देकर और तैयार करके अपना फील्ड में उतर कर अपने अपने लोग तैयार करो, अपना अपना समाज तैयार करो। और एक संपूर्ण व्यवस्था की जो लड़ाई का सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था, जो शहीद भगत सिंह और ने देखा था, जो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, आप देखोगे आप उसी रास्ते पे हैं जिसपे राजीव भाई बात करते आए। आप उससे बाहर नहीं गए, जिसपे पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने का काम जो उसने शहीद भगत सिंह ने कहा, उससे आप बाहर नहीं गए। और रुपया तो अपना बना ही चुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद रुपया, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज, तो अपनी फौज तैयार होने लग रही है, सरकार अपने नाम में है, रुपया अपने हाथ में आए लिया है, हमारा कसर के रहेगी बताओ तो है? मुझे लगता नहीं है कि अपने पर कोई कसर है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। जैसे ही आप लोगों से इतनी ऊर्जा मिलेगी कि हम खड़े होकर घोषणा कर सका, हाँ वैसे ही कर देंगे। और नहीं तो भाई हम तो बाट देख रहे हैं, सरकार किसी तरह हमारे किसी मानक गिर पंगा ले हुआ है। सही बताऊं तो हम खाम खाई तो पढ़ते नहीं, इतना अपनी फौज तैयार करते रहेंगे। हमारे बच्चे की तरफ कोई मास्टर आंख नहीं उठा सकता, मारता कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतना चावा इतना पोला पोला आराम आराम तो कोई बात नहीं, चल दे हमारे मानस तैयार होने लग रहे, तना देख लेंगे तेरे गट्टे जांगण का काम हम करने लग रहे। डीसीएन ने समझा दियो जो से अड़े बैठे। प्रशासन का काम है जनता की सुविधा के लिए काम करना, अगर वो नहीं करेगी तो फिर जनता सरकार मोर्चा खड़ा होकर के उस पर करवाओगा। इस उम्मीद में कि आप अपनी इस लड़ाई को बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाएंगे, शहीदों के उन सपनों को साकार करेंगे। अपनी उस ट्रेनिंग के लिए अपने साथी तैयार कर लो। जो दूर साथी बैठे हैं, इसका सुनील का नंबर है 94 676 47 961, मेरा नंबर है 95 18 17 0000। इन नंबर पर मैसेज करो, कॉल नहीं करनी। मैसेज करके नको आप ट्रेनिंग मान खातर तैयार हैं। अगले महीने की अगले हफ्ते की फिर से ट्रेनिंग का प्लान है, अगर संभव हुआ तो जो से बाहर वाले साथी हैं दूसरे स्टेटा में हुए हैं उन्हें कह दो भाई तुम लोग आना चाहो तो अगले हफ्ते वाले में आ जाओ, फिर अगले हफ्ते वाले में आ जाओ। इस तरीके से अगर हमारे पास एक दो ट्रेनिंग और हो गई तो हमारा टारगेट है पहला कि हम 7000 गांव हैं हरियाणा के अंदर, एक बंदे के पास 10 गांव से ज्यादा ना हो तो हमारे को 700 तैयार योद्धा चाहिए। उसके लिए पहला लॉट 350 का 250 का इस तरीके का निकालने का प्लान है 10 तारीख से लेके 16 अगस्त तक। एक बार ये परफॉर्मा और पूरा पैटर्न तैयार हो गया फिर आपको पता चल जाएगा कि असलियत में जनता सरकार मोर्चा कैसे कैसे योद्धा तैयार करेगा। यकीन मानना आप एक बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति के साक्षी नहीं बल्कि उसका हिस्सा बनने वाले हो। और इतनी बड़ी चीज का हिस्सा हम लोग बनने वाले हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हम मतलब असलियत में कुछ मतलब हमारा किया हुआ नहीं है, परमात्मा करवा रहा है हमारे से। हमारे बस का कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं थे कहने का मतलब, सारा कुछ छोड़ छाड़ के न्यू में बैठे थे, खामन खाई दुखी हुए पड़े रहे थे। याद है हमारे को साथी दुखी हो गए, यार इतने साल हो गए और के करा और कितना बाट देखा न्यू करते करते। ये भी इतनी हिम्मत आई है, एक संगठन नहीं है पूरे भारत के अंदर जिस पे इतने साथी, इतने सबर आड़े, इतने सूझवान। जूत भी बाजा किसी का 3 दिन में बाजा, किसी का किसी के बच जाओ। मन नहीं देखा भाई आज तक कोई संगठन जिसमें 10 आदमी जा रहे हो जिनका जूत ना बाजता हो, और यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में साथी आए। मतलब ये गजब की ऊर्जा आप लोगों से मिलती है और इसी ऊर्जा के सहारे हम लोग सरकारों को आंख में आंख डाल करके बोलने की हिम्मत करते हैं। आपसे ऊर्जा मिलती रहेगी, इस उम्मीद में मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। कोई गलत बात मुंह से निकली उसके लिए क्षमा। जय हिंद, जय भारत।